हेलो एवरीवन। पीएनबी में निकली हैं बम्पर वैकेंसियां और वो भी किसकी। अलग पोस्ट है आज क्लर्क और उसकी बनी पीओ की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ एलबीओ की, लोकल बैंक ऑफिसर की। सैलरी क्या रहेगी, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, कब एग्जामिनेशन होने वाला, फटाफट से बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जो कि पता होनी चाहिए, बिना इसके तो शादी भी नहीं चलती। 3 नवंबर से इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है और 23 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। सबसे अच्छी बात है इसका जो एग्जामिनेशन है वो दिसंबर जनवरी या फिर दिसंबर या जनवरी में से कभी भी हो सकता है। ठीक है, तो आप प्रिपेयर हैं, हो सकता है दिसंबर के लास्ट वीक या जनवरी का फर्स्ट वीक हो सकता है। बात करते हैं इसमें, ये सैटरडे या संडे दो में से किसी डे में एक दिन एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, ज़्यादातर बैंकिंग का यही सीन रहता है। बात करते हैं ये जो लोकल बैंक ऑफिसर की पोस्ट है, इसमें 750 वैकेंसी है आपकी। इसकी पे स्केल आपकी 48,480 है। आपकी जो इनिशियल्स जो बन के आएगा वो 85,920 होगा। ठीक है, बात करते हैं आपकी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन एडिशन द बेसिक पे द सिलेक्टेड कैंडिडेट एंटाइटल द डीए सीसीए एचआरए लीस्ट एकोमोडेशन लीव, ये सब चीजें आपको फैसिलिटीज मिलेंगी, मेडिकल इंश्योरेंस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड अदर द शैल बी एज पर द बैंक रूल। तो जो भी बैंक रूल के अकॉर्डिंग आपको डीए सीए एचआरए लीव, ठीक है, लीव कंसेशन एकोमोडेशन जो भी चीज आपको मिलेगी, एकोमोडेशन आपको मिलेगा। भाई अच्छी लीव। भाई पोस्ट किसकी है ये भी तो देखो, लोकल बैंक ऑफिसर की पोस्ट है। ठीक है, बात करते हैं इसमें, देखो मेन चीज क्या है, आपको ये चीज का ध्यान रखना चाहिए फॉर्म भरने से पहले। इसमें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी मैंडेटरी है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि स्टेट में भी होता है। ठीक है, जैसे कि स्टेट वाली क्लर्क की निकलती है तो उसमें भी ये चीज़ रहती है, अब होने लगी थोड़ी ज़्यादा। ठीक है, ये लैंग्वेज जिस स्टेट का है अगर वहीं पे आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है तो आप वहीं पढ़ सकते हो। तो इसमें जो आपकी वैकेंसी है हर स्टेट के अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज इन्होंने सामने दी रखी है। ठीक है, गुजरात में गुजराती, कर्नाटक में कन्नड़, महाराष्ट्र में मराठी, तेलंगाना में तेलुगु, तेलुगु देखो आंध्र प्रदेश में भी है, तमिलनाडु में तमिल, ठीक है, वेस्ट बंगाल में बंगाली, ठीक है, उर्दू डोगरी एंड कश्मीरी, जम्मू कश्मीर में उर्गी पोगरी इंग्लिश, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, आसाम मणिपुरी, ठीक है जी, इंग्लिश नागालैंड, ठीक है, नेपाली बंगाली एंड, ठीक है, तो ये सारी 17 जगह ये दिया गया है, 17 स्टेट्स में यूनियन टेरिटरीज में मिला के सब कुछ टोटल आपकी है। ठीक है, टोटल वैकेंसी आपकी 750 है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप अपनी देख सकते हैं। अगर हाईएस्ट वैकेंसी की बात करें तो हाईएस्ट वैकेंसी आपकी महाराष्ट्र में, जो कि ऑब्वियसली होना ही मस्ट है। आप अगर आरबीआई की देखो तो वहाँ पे भी जब असिस्टेंट की वैकेंसी निकलती सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में निकलती है क्योंकि ऑफिस वहाँ है। और फिर उसके बाद है आसाम, फिर नहीं उसके बाद आसाम नहीं है, उसके बाद है आपका गुजरात, फिर है आपका वेस्ट बंगाल, फिर उसके बाद आपका ये आसाम 86, फिर 85 आपकी है तमिलनाडु और कर्नाटक में। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग सब कम है। ठीक है, आप देख सकते हैं। बात करते हैं हाँ यूपी वगैरह में अभी फिलहाल इसमें कोई वैकेंसी नहीं है। ठीक है, अदर स्टेट्स वाले यहाँ एक चीज मैं बताऊँ, यूपी वाले बंदे डाल सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई ऐसा मैंडेटरी अभी फिलहाल तक मैंने नहीं देखा। ठीक है, क्योंकि आपको इंग्लिश अगर आती है तो, हिंदी का नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप देखते हो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ठीक है, और क्या लिखा हुआ है और एक जगह और इंग्लिश। ठीक है, तो वहाँ आप डाल सकते हो जहाँ जहाँ इंग्लिश है या फिर जो आपको ये पर्टिकुलर लैंग्वेज अगर आती है तो आप डाल सकते हो। बात करते हैं यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट इसमें चलेगा, आई होप सो। ठीक है, अभी देख लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पे क्या चीज एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, मतलब कैटेगरी के अकॉर्डिंग क्या चीज है। यहाँ पे कैटेगरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, द एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ओनली वन स्टेट। आप केवल एक ही स्टेट से पा सकते हो। प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज आपके मतलब सीरीज बात है वो पढ़ना लिखना आना चाहिए। ठीक है, ये देख लेता हूँ मैं बस यहाँ पे कि आपके 10th में है या नहीं। 10th में फोटोकॉपी, the basic requirement that apply for the post, the candidate must be relevant document in original copy and as a photocopy in the support of the identity and eligibility the pertaining category, nationality eligibility। ठीक है, सीधी सी बात है, मतलब जो अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ ओके रखो, दैट्स इट। ओके, थोड़ा सा इशू जाने क्या हो रहा है, टेक्निकल इशू। द रिक्वेस्ट कैटेगरी एज पर द, हाँ देख लो लिखा हुआ है जो मैंने सही बोला, सेंट्रल वाला आपका लगेगा। तो क्योंकि यहाँ पे लिखा है द गाइडलाइन फॉर द सब्जेक्ट टू द फर्निश द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, दे रिक्वेस्ट द चेंज ऑफ स्टेट कैटेगरी एंड एनी अदर डिटेल्स टू बी परमिटेड। बात कर लेते हैं हम एज एंड क्वालिफिकेशन की। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो जिसमें जैसे कि बात करें एज की बात करें तो मिनिमम 20 है और मैक्सिमम 30 है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो आपको रिलैक्स मिलेगा वो दो चीज अलग है। बात करते हैं इसमें ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, मतलब ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी में भी, उसको कोई मतलब नहीं है। द कैंडिडेट मस्ट possesses द वैलिड मार्कशीट डिग्री एंड शी एज ग्रेजुएट। ठीक है, एंड ही एंड शी रजिस्टर्ड एंड इंडिकेटेड द परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन इन द ग्रेजुएशन while द रजिस्टरिंग ऑनलाइन। कहने का मतलब ये है जब आप फॉर्म भर रही हो, इन्होंने कहने का मतलब ये है तब आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। डिग्री की बात करी है लेकिन आपके पास जब आप फॉर्म भर रहे हो तो आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। और सीधी सी बात है जब आप आजकल क्या हो रहा है, जैसे रिजल्ट आता है प्रोफेशनल डिग्री तुरंत डाउनलोड कर सकते हो उसके संगे। ठीक है, एकेटीयू में तो यही सीन है। बात करते हैं लोकल लैंग्वेज प्रेफरेंस की। देखो मैंने जो बात कही थी, रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग, लिखना बोलना पढ़ना आना चाहिए आपको, भाषा प्रोफिशिएंसी, दैट्स अ वन पॉइंट इसके लिए। ठीक है, ये दोनों आपकी मेन एलिजिबिलिटी, अगर इन ये दोनों आपके पास नहीं है ठीक है तो आप नहीं भर सकते। अब इसमें दो डाउट जो बहुत से लोग होंगे कि अभी मेरा रिजल्ट नहीं आया मैं फॉर्म भर सकता हूँ। अगर आपको 23 तारीख तक रिजल्ट आपका आ जाता है, ठीक है, आप उसमें से मार्क्स लेके अपने भर सकते हो। अगर 23 तारीख तक आपका रिजल्ट नहीं आ सकता, आता है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। अगर बाई मिस्टेक, मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपने फॉर्म भर दिया, आपका सिलेक्शन हो गया, एग्जाम क्लियर कर लिया, इंटरव्यू क्लियर कर लिया, मे भी इंटरव्यू होगा इसमें, ठीक है, तो आप फिर आप जब आप पहुंच गए ज्वाइनिंग के बाद, जब आपका डीवी होगा ना, आपका रिजल्ट डेट देखा जाएगा और जो मार्कशीट में आपका रिजल्ट डेट लिखा होगा, अगर एप्लीकेशन की लास्ट डेट से एक दिन भी ज़्यादा होगा तो आपको फॉर्म भले एक नोटरी फॉर्म लिखवा के आपको रखवा लेंगे लेकिन आपका फॉर्म आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ के लिए माइंड मेकअप है,
क्योंकि ये कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस किया है इसलिए आधा पे बोल रहा हूँ। स्पेशली बैंकिंग में होता है, ठीक है, और ये बैंकिंग में नहीं होता, ये मोस्टली स्ट्रिक्ट है ही, क्योंकि ऐसा ना जब आप फॉर्म भर रहे हो तब आप एलिजिबल ही नहीं हो, ठीक है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन ही नहीं है, तो आप फॉर्म भरने के लिए कैसे एलिजिबल हो सकते हो, बात ये आ जाती है और कुछ भी नहीं। ठीक है, एज कैटेगरी वगैरह थोड़ा चल जाता है, रिलैक्स हो जाता है, उसमें नहीं जाता, लेकिन कहीं कहीं बहुत स्ट्रिक्ट रहता है उसकी चीज़ के लिए भी, है ना। बात करते हैं एक्सपीरियंस की। देखो एक्सपीरियंस द पोस्ट मैंडेटरी फॉर द एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मतलब एक्सपीरियंस जो आपके ना चाहिए, जो एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद मतलब ग्रेजुएशन के बाद आपके पास होना चाहिए मिनिमम 1 ईयर द पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस क्लरिकल एंड ऑफिशियल करेक्टर। आपने बैंक में चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आपने काम कर रखा हो, ठीक है, इन एनी शेड्यूल द कॉमर्शियल बैंक और रीजनल रूरल बैंक, ठीक है, इन द शेड्यूल द आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है, आपने चाहे आरआरबी में काम कर रखा हो, क्लरिकल में काम कर रखा हो, जैसे कि प्राइवेट बैंक्स में, उसमें अगर क्लरिकल या फिर जो पीओ लेवल पे अगर आपने काम कर रखा है, पहले 1 साल का मिनिमम चाहिए, ठीक है, तो वो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। नेक्स्ट, और हु हैव टू बी वर्क इन द ऑफिस शेड्यूल द कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, मैक्सिमम 2 इंसेंटिव एंड प्रोवाइड द एग्जिस्टिंग जॉब प्रोफाइल, ठीक है, सिमिलर टू द स्केल 1 द जर्नलिस्ट ऑफिसर, ठीक है। कहने का मतलब ये कि जैसे कि 2 इंक्रीमेंट मिल जाते हैं तो फिर वो स्केल 1 जर्नलिस्ट ऑफिसर बन जाता है। हु हैव वर्क इन सब्सिडरी एंड द शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक द स्केल 1 जर्नलिस्ट इन द पंजाब नेशनल बैंक। चलो ये सब चीज़ें बात की चीज़ें समझने की, ठीक है। प्रायर का जो मेन चीज़ आपको जानना चाहिए, आपको 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, दैट्स इट, और फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले होना चाहिए। तो अब तो इसी का क्लियर हो गया कि जो न्यू या फ्रेश है वो इसमें फॉर्म नहीं भर सकते विदाउट एक्सपीरियंस। बात कर देते हैं कट ऑफ डेट एंड द एलिजिबिलिटी, ठीक है। कट ऑफ मतलब डेट है, एज जो आपकी है वो 1/7/2025 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाएगी, और जो भी एलिजिबिलिटी है वो मैंडेटरी एक्सपीरियंस फॉर द मैंडेटरी एक्सपीरियंस वो 23/11/2025 से पहले का हो जाना चाहिए। मतलब अगर रिसेंटली अभी कोई अगर पिछले साल अगर बैंक में लगा है, पिछले साल का क्या रिजल्ट जनवरी में आया था, हाँ नहीं वो नहीं भर पाएंगे, ठीक है। और 2 इंक्रीमेंट हो चुके हैं, उसके बाद मेन चीज़ है वो चीज़ें सब है। बात करते हैं एलिजिबिलिटी ऑफ द एजुकेशन क्वालिफिकेशन शैल बी रियोक्ड एंड द क्लोजिंग डेट। मेन चीज़ बस इतना ही सही है, शॉर्टकट में बात समझ लो, 23/11 से पहले अगर आपकी एलिजिबिलिटी पूरी नहीं होती है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है। एज रिलैक्सेशन जो आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग है वो आपके लगे, पीडब्ल्यूडी एक्सेलेशन जो भी चीज़ है वो आप देख सकते हो, 5 साल का मैक्सिमम है, ठीक है। 10 साल का पीडब्ल्यूडी वालों को है, ठीक है, 5 साल का SC ST वालों को है, और 3 साल का ओबीसी वालों को है, ठीक है, NCL वाले। बात करते हैं EWS सेक्शंस, ठीक है, ओबीसी, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, ओबीसी अगर बिलोंगिंग करता है, अगर ओबीसी वाले गाइडलाइन सुनने अपने लिए, ठीक है, अगर कोई भी ओबीसी कैंडिडेट अगर एनसीएल में जाता है एंड इफ दे आर डज नॉट फाइंड इन द प्लेस ऑफ द सेंट्रल लिस्ट, है ना, तो आपको नॉट टाइटल एज ओबीसी रिजर्वेशन, दे शुड बी इंडिकेट दैट द जनरल कैटेगरी एज अनरिजर्व्ड इन द एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म, इंडिकेट देयर कैटेगरी एज अनरिजर्व्ड, ठीक है। तो एक चीज़ ये है कि अगर आप उसमें नहीं, अगर आपकी जो ओबीसी कैटेगरी है सेंट्रल की लिस्ट में नहीं आती है, ठीक है, ठीक है, और या फिर क्रीमी लेयर में आती है, तो आप उसमें जब फॉर्म भरें तो आप अपने आप को अनरिजर्व में डाल दें, ठीक है, इन्होंने ये सीधा सीधा बोल दिया है, ठीक है। और EWS का भी सीन यही रहेगा, नहीं EWS में सीन ये रह जाता है कि अगर आपका डेट, और नहीं क्रूशियल डेट का तो रेट ओबीसी के में भी रहता है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखना, फाइनेंशियल ईयर जो अभी 1/4/2025 से बाद वाला ही आपका सर्टिफिकेट वैलिड होगा, उससे पहले वाला सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। ये ओबीसी और EWS वालों के लिए, दोनों के लिए है मैंडेटरी, ठीक है। तो ये EWS वालों की ये गाइडलाइंस है, ठीक है, 1 ईयर पहले का आपका चाहिए, ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। क्रूशियल डेट मैंने आपको बताई दी है, वही रहनी चाहिए। सबसे अच्छी बात है जो मैंने बात कर दी, सेंट्रल का आपका होना चाहिए, ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होना चाहिए, दैट्स इट, काम खत्म, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा आपका एलिजिबिलिटी वगैरह हो गई, फीस मैंने बता दी, फीस नहीं दी, फीस देख लेते हैं थोड़ा सा, फीस ये एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट है, आप जहाँ चाहे अपने नियर अबाउट फॉर्म मतलब डाल सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप जिस स्टेट में या फिर उसमें डालेंगे तभी आपको होगा। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल एमपी की वैकेंसी नहीं निकली है और यहाँ पे देखा हुआ है एमपी में ये सेंटर का आपका एग्जामिनेशन होगा, कोई ऐसा यूपी का भी होगा, तो जो आपके पास पड़े वो आप सेंटर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। द कैंसिल एंड ऐड एंड मॉडिफाई डिपेंड अपॉन द एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटी, ठीक है। अगर कोई भी एडिशन होगा या सब्सट्रैक्शन होगा आपके एग्जामिनेशन सेंटर का, तो वो उनके पास पूरी अथॉरिटी है, वो चाहे तो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से चाहे तो अंडमान को फर्क पेपर देने के लिए भेज सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज ऑल डिपेंड अपॉन यू, हाँ। एक चीज़ और क्या था, कॉल लेटर, इंटरव्यू, ऑनलाइन टेस्ट है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें दो मतलब चलेगा, ऑनलाइन रिटन टेस्ट भी होगा, LLPT होगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है, और इंटरव्यू, ये 3 स्टेजेस हैं, इनको आपको क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको फीस की बात करता, फीस आपकी जो लगेगी, वाह बहुत अच्छी, फीस तो बहुत कम है देन SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए, ठीक है। और ये देखो ओनली पोस्टेज चार्जेस, ठीक है, 59 रुपीज़ आपको लगे, 50 रुपये और 18% GST। और ऑल अदर के लिए मतलब यहाँ पे आ जाता है UR, ठीक है, OBC, ठीक है, और EWS, ये तीनों आ जाते हैं यहाँ पे। तो इन तीनों के लिए एक यही है, 1000 रुपये, 1180 रुपये आपको देना पड़ेगा पर पोस्ट, ठीक है, और ये अमाउंट नॉट रिफंडेड है, ये चीज़ ध्यान में रखना। द हाउ कैन अप्लाई करने का मोड ऑनलाइन है, जैसे कि ये लिंक दिया गया, इस पर जाकर कर सकते हो, लास्ट डेट ये है, ठीक है, दैट्स टू बी क्लियर, ठीक है। अब वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई है तो हम थोड़ा सा आपके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं कि पेपर में मतलब क्या आएगा इनिशियल्स, ठीक है। तो चलो फिर देख लेते हैं। ये रहा, स्किप कर दूंगा इतना। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो सिलेक्शन प्रोसीजर सिंपल सा है, ठीक है।
3 स्टेजेस हैं इसमें, जैसे कि ऑनलाइन ऑनलाइन रिटन टेस्ट, ठीक है, फिर उसके बाद आपका स्क्रीन टेस्ट होगा, ठीक है, या फिर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट कह सकते हो, ठीक है, स्क्रीनिंग होगा, फिर आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। ये 3 स्टेजेस हैं आपके, ठीक है, जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, फिर फॉलोड बाय द पर्सनल इंटरव्यू। तो आपसे क्लियर कट हो गया होगा आपको। अब यहाँ पे जो स्क्रीनिंग अगर नहीं समझ पा रहे हो तो स्क्रीनिंग में कुछ ऐसा नहीं होता है। जब आप यहाँ से यहाँ जाते हो ना, तो आपका इवैल्यूएशन होता है, मतलब आप यहाँ के लिए एलिजिबल, मतलब आपके डॉक्यूमेंट वगैरह एलिजिबिलिटी वगैरह वो चली जाती है, फिर आपका ये टेस्ट होगा। अगर आप अदर स्टेट के हैं और दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, ठीक है, दूसरी लैंग्वेज के लिए डाल रहे हैं, तो आपका एलपीटी ज़्यादातर होता है, ठीक है, वरना अगर 10th 12th में अगर आपके पास वो सब्जेक्ट होते हैं जो लैंग्वेज में है, तो वैसे नहीं होता है। और वैसे भी अगर होगा भी तो अपने को क्या ही फर्क पड़ेगा, अपन दे ही लेंगे ना। बात करते हैं यहाँ पे जो आपका ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा, केवल एक ही टेस्ट होगा आपका, ठीक है, इसमें ऑब्वियसली बात है मेंस की तरह हो जाएगा ये सीन। रीजनिंग एंड कंप्यूटर आएगा, एप्टीट्यूड, डाटा इंटरप्रिटेशन आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज आएगा, क्वांट एप्टीट्यूड आएगा एंड जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग एंड अवेयरनेस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं जो रेशियो है 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 25 नंबर 25 क्वेश्चन 25 नंबर, हर क्वेश्चन पर नंबर का हिसाब से। बस एक्शनल टाइमिंग है तो ये थोड़ा ध्यान रखना, 35 आपको मिलेगी रीजनिंग एंड डाटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन के लिए, इंग्लिश के लिए 25 मिनट मिलेंगे, क्वांट के लिए 35 मिनट मिलेंगे और बैंकिंग के लिए आपको 50 मिनट मिलेंगे। तो सीन ये है, टोटल टाइमिंग आपकी यहाँ पे क्लियर कट हो गई है। नेगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं तो देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, गलत आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग, वैसे किसी भी नेगेटिव मार्किंग नहीं। तो मतलब क्या है, तो नेगेटिव मार्किंग की तरह 1/4 ऑफ द मार्किंग assigned to each question for will be deducted, securing the minimum qualifying marks is 40 35। इसके इनके चक्कर में मत पड़ना। मिनिमम ये मान के चलो 50-70% आपको लाने हैं, तब जाके वो कुछ हो पाएगा, मिनिमम 50%, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे अब आप लोगों को एक चीज़ कवर कहाँ से करनी पड़ेगी, ये भी चीज़ मैं आपको बता दूँ, ठीक है। जो भी पीओ वगैरह के बैच चल रहे होंगे, ठीक है, तो पीओ वगैरह के जो बैच हैं, अगर आपका ग्राउंड क्लियरेंस है, ग्राउंड क्लियरेंस का मतलब ये है, अगर जैसे कि इसमें एक्सपीरियंस मांग गया और अगर आप पहले से सरकारी नौकरी की बैंकिंग में अगर प्रिपरेशन कर रहे थे, तो आपको थोड़ा ज़्यादा बूस्ट मिल जाएगा, क्योंकि ये प्री से मेंस के बीच का पेपर होगा, ठीक है, और आपको उसके पूरे अंदाजा है। तो आपके लिए एक तरीके से आप ये होगा कि आप पूरा कंप्लीट अपना रिवीजन करोगे, ठीक है, तो आप हो जाओगे। पर लेवल आपका इसमें पीओ के बारे में सोच के चलना है, पीओ और क्लर्क के बीच का लेवल आएगा इसमें, ठीक है। तो इन दो बातों का बस विशेष ध्यान रखना, आपका पूरा ये हो जाएगा, क्योंकि अगर आप ये सिलेबस देखोगे और पीओ के मेंस का या फिर क्लर्क के मेंस का सिलेबस देखोगे तो ऑलमोस्ट आपको लगभग नियर अबाउट सेम ही मिल जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे इंडिविजुअली ही, जैसे कि वर्ड टू वर्ड जैसे कि क्या लिखा हुआ है, मैं एक चीज दिखा देता हूँ सिलेबस के बारे में, वैसे इन्होंने इंडिविजुअल नहीं लिख रखा है। सिलेबस के बारे में ऐसे कोई डिटेल में उन्होंने नहीं दिया, तो वो आप इसी यही चीज़ आपकी राइट रेफरेंस होगी, जिससे कि आप अपना पूरा पेपर कर पाएंगे, ठीक है। दूसरी बात ये होती है, आपका इसमें एक बॉन्ड होगा, आपको बॉन्ड भरा जाएगा अगर आप सिलेक्टेड हो जाते हो, द इंडिपेंडेंट बॉन्ड अंडरटेकिंग टू सर्व द बैंक ऑफ द पीरियड फॉर द एटलीस्ट 3 ईयर टू पे फॉर द बैंक फॉर द 2 लाख रुपीज का बॉन्ड, ठीक है, इन केस he and she leaves the bank before the completion of 3 year of the active service। एंड कहने का मतलब है आपको बॉन्ड देना पड़ेगा कि अगर आपको मिनिमम जैसे ये रिक्रूटमेंट के बाद आपको मिनिमम 3 साल की सर्विस देनी पड़ेगी, 3 साल की सर्विस देने के बाद ही आप मतलब इसको छोड़ सकते हो, अगर आप दूसरा चाहे छोड़ना चाहो किसी भी कारणवश, ठीक है। अनटिल अनलेस अगर आप छोड़ोगे तो आपको 2 लाख रुपए आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। क्रेडिट स्कोर इसकी आपकी 680 होनी चाहिए, ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, वैसा क्यों है, अगर सिर्फ ये चीज़ें तो थोड़ा सा नेग्लिजिबल भी हो सकती है, ठीक है। 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा, ये सबको पता ही होता है मोस्टली, जैसे कि अब ये लगभग ऑलमोस्ट हो गया है कि लगभग सभी में 2 साल का प्रोबेशन पीरियड हो गया है। तो बस यही 2 बातें और थी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ, ठीक है। और लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको, और कोई डिटेल आपको चाहिए हो, कोई रेफरेंस कोर्स का, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। जय हिंद।